नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। इंदौर मिलों का शहर रहा है। कई मिलें हुआ करती थी और मिलों में रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों से भी लोग इंदौर आया करते थे। रोजगार का बड़ा माध्यम रहा है। मिलों में काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनकी अपनी एक संस्कृति संस्कार हुआ करते थे। इंदौर ने उन्हें पल्लवित किया, पोषित किया और मिलों से जुड़ा ऐसा ही एक आयोजन है गणेशोत्सव का। इंदौर का गणेशोत्सव पूरे देश में मशहूर रहा है। गणेशोत्सव में विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते थे और अनंत चतुर्दशी पे झांकियां निकाली जाती थी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न शहरों से, गांवों से हुजूम चला आता था। और बताते हैं कि रात भर लोग इंतजार किया करते थे कि मिलों की झांकियां आए और वो उसे निहार सके। इन झांकियों को बनाने में, गणेशोत्सव को मनाने में विभिन्न लोगों ने अपनी हिस्सेदारियां दी हैं। ऐसे ही लंबे समय से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मदन परमालिया जी। मदन जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। मदन जी, आप गणेशोत्सव से जुड़े हुए हैं, समारोह से जुड़े हैं और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी जुड़े हुए हैं और आप स्वयं भी एक पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। तो किस तरह, कैसा ये लंबा सफर रहा, कैसा गुजरा आपका बचपन? मैं स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे माता पिता दोनों का देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा और उस योगदान के कारण मेरे दिल में एक जज्बा जागा कि मैं मिलिट्री में चले जाऊं। अच्छा। और मैं ईएमई के अंदर भर्ती हो गया और आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में मेरी नियुक्ति हुई। अच्छा। और वहाँ पर मैं कुछ समय तक वहाँ पर मैंने कार्य किया, लेकिन माँ की ममता ने मुझे वापस इस इंदौर की धरा पर वापस बुला लिया और आकर मैंने बैंक के अंदर नौकरी की। अच्छा। और 1980 के अंदर नेताजी सुभाष मंच का गठन किया। अच्छा। नेताजी सुभाष मंच का गठन इसलिए किया कि नेताजी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो है नेताजी सुभाष का, जो देश ही नहीं विदेश में भी फौज तैयार की और इस देश को आज़ाद कराकर आज उनकी आज़ादी के कारण हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। यही किस्सा हमारा चलता है। तो बचपन से ही गणपति जी के प्रति श्रद्धा भावना रही। इंदौर की मीलों की झांकियों का कारवां देखने के लिए पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से लोग 2-2 दिन पहले अपने परिवार और मेहमानों के यहाँ बनकर आ जाया करते थे और आकर जितनी भी दुकानें थी उनके सामने बिस्तर लगा दिया करते थे, वहाँ सो भी जाया करते थे और वह देखते थे कि झांकियाँ कब निकलेगी, हम उनको निहारेंगे। जब झांकी का कारवां दरगाह चौराहे से शुरुआत होती थी तो वो कारवां चलते चलते जब निकलता तो रात भर का जागरण एक महोत्सव के रूप में इंदौर की परंपरा को जीवित रखे हुए है। वो है श्री गणेश विसर्जन चल समारोह। उसमें मैं बहुत ज़्यादा भीग गया और 1992 में हमने नेताजी सुभाष मंच के माध्यम से इन झांकियों के लिए मदद करने का शुरुआत की, जिससे रात भर हर वक्त लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ शासन की तरफ से मिलों को आर्थिक सहयोग मिलने लगा। अब जो मिलें बंद हैं, मिलों के मजदूरों ने परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, लेकिन उस परंपरा जीवित रखने में अर्थ बिना सब व्यर्थ था। इसलिए आर्थिक व्यवस्था के लिए शासन की तरफ से उनको अब 5 लाख रुपए और कलेक्टर की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि अब दी जाने लगी है, जिसका मैंने स्वयं ने भी रात और दिन उसकी लड़ाइयाँ लड़ी है और आज मिलों की झांकियों को जन सहयोग से निकलने का कारवां जारी हो चुका है। जी। तो जैसा कि आपने भी बताया है और जो इंदौर के निवासी हैं वो भी ये जानते होंगे कि गणेशोत्सव इंदौर का कितना प्रसिद्ध रहा है। मुझे भी अपने बचपन की याद अभी ताज़ा हो गई है कि जेल रोड पर जब वो झांकियां वहां से निकलती थी चिमन बाग के तरफ से, तो जैसा आपने बताया कि दुकानों में, चूंकि वो कमर्शियल एरिया है सारा, दुकानें हुआ करती थी, तो हमारे एक परिचित हुआ करते थे, उनके वहाँ हम शाम 6 बजे से पहुंच जाया करते थे, बिल्कुल दरी वरी लगा के अपना, और सारे बाल बच्चे इकट्ठे हो जाते थे।
और इंतजार करते थे कि अब इस मिल की झांकी आएगी, कल्याण मिल की आ रही है, तो फिर भंडारे की आ रही। कई बार ऐसा होता था कि वो एक जो मिल था उसकी झांकियों का गाड़ी फेल हो ही जाया करती थी, तो सुबह 6 बजे तक उसका इंतजार हुआ करता था। वो भी काफी रोचक एक समय रहा है। चूंकि मनोरंजन के बहुत ज्यादा साधन हुआ नहीं करते थे उन दिनों में, तो झांकी एक उत्सव मनाने का एक बड़ा अच्छा एक समारोह था। तो जैसा आपने बताया भी है, और ये जो चल समारोह हुआ करता था उसमें किस तरह आप जुड़े और किस तरह की क्या व्यवस्थाएं आपके मंच द्वारा शुरू की गई? 1924 में हुकमचंद मिल के अंदर थे मैनेजर पंत वेद साहब। अच्छा। पंत वेद साहब के दिल में एक बात आई कि चूंकि गणेश उत्सव क्रांति का भी एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट बना। ये आजादी के पहले की बात ये आजादी के पहले की बात है। 1909 के अंदर तो उत्सव मनाने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इंदौर शहर के मालवा प्रांत में 1924 के अंदर हुकमचंद मिल में मैनेजर थे पंत वेद साहब। जी जी। उन्होंने चल समारोह की शुरुआत करी। एक रणगाड़ा लिया, रणगाड़े पे गणपति जी को बिठाया और ढपली बजाते हुए वो लोग वहां से चले हुकमचंद मिल से, और श्री कृष्ण पुल पे जो सरस्वती नदी कहलाती है वहां पर उसका विसर्जन किया। तो 1924 से इसकी शुरुआत हुई। क्रांति से इसलिए जुड़ा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जब घोषणाएं की, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा गणपति उत्सव मनाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के शासन के अंदर धार्मिक उत्सव मनाने में कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए गणपति उत्सव 10 दिन का मनाने लगे। तो इंदौर में 772 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। तो वो सारे क्रांतिकारी वहां पर इकट्ठे हो जाते थे 10 दिन के अंदर, और अपनी विचारधाराओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे और क्रांति के अंदर वे भाग लेते थे। ऐसे गणपति उत्सव की शुरुआत हमारे मालवा प्रांत में हुई। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि जैसा कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले 1924 रंगाड़े पर इसकी शुरुआत हुई। तो जो दर्शक हमारे रंगाड़ा समझ नहीं पा रहे हो उनको मैं बताना चाहूंगा कि इंदौरी जो हम लोग हैं इंदौर के, वो जो बैलगाड़ी है थोड़ी सी चौड़ी हुआ करती थी, जो सामान उठाने के काम आती है, उस गाड़ी को, उस बैलगाड़ी को हम लोग रंगाड़ा कहते हैं, जिसमें सामान ढोया जाता है। अजदर लोहे के सामान और ले जाते हैं, भारी सामान ले जाया करते थे। तो वही एक परंपरा हमारे यहाँ चली। और एक चीज आपको सर मैं बताऊं खास के, जो चलित झांकियों के भीष्म पितामह थे मिशीलाल वर्मा जी। अच्छा, कैसे? मिशीलाल वर्मा जी के दिमाग में बात आई कि हमें झांकियां तो बनानी है, लेकिन झांकियां कैसी बनानी है? तो उसके अंदर मिल मजदूरों की दुर्दशा को दिखाया जाता था। अच्छा। तो शासन उस वक्त उनके ऊपर जाके कार्रवाई करने की कोशिश करता था। हाँ। क्योंकि मजदूर कहीं ना कहीं तो पीड़ित होते थे। तो इस कारण जब झांकियां बनती थी तो कलेक्टर और उनके नुमाइंदे बड़े अधिकारी जाकर चेक करते थे कि कोई ऐसे विषय तो नहीं है कि जिससे कोई एक नई शुरुआत कुछ हो जाए, तत्कालीन शासन को कोई समस्या पैदा ना हो जाए। तो उस वक्त जब मिलों की झांकियां बनाई जाती तो उसमें एक दौर चलता था। वो दौर था प्रतिस्पर्धा का। अच्छा। प्रतिस्पर्धा में मिशीलाल जी वर्मा, रूपचंद जी पंजाबी, मिशीलाल जी वर्मा, रूपचंद पंजाबी, खुशीलाल जी ओझा, बाबूराव जी मलमकर, ऐसे कलाकार, शिवराज सिंह चौहान महू वाले, ये कलाकारों के बीच में प्रतिस्पर्धा का दौर चलता था। और ये अपनी अपनी कला को बताते नहीं थे कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन झांकी का निर्माण होता था। लेकिन इसमें मिशीलाल वर्मा जी का ऐसा बड़ा योगदान रहता था कि मिशीलाल वर्मा जी सबकी झांकियां देखने जाते थे। अच्छा। चल समारोह के पहले, और उनमें कमियां होती तो उनको बताते थे। अच्छा। कि ये ऐसा नहीं, इसमें ऐसा करे, तो सुधार भी करते थे। एक और अति विशेषता इंदौर की ये परंपरा में रही है कि जब संतोषी माता पिक्चर बनी, उसके अंदर झांकी का निर्माण करने वाले मिशीलाल वर्मा जी ने संतोषी माता पिक्चर के अंदर झांकी थी, उसका डांडिया खेलते हुए झांकी बनाई थी इंदौर में। तो वो झांकी यहां से बंबई गई और बंबई में संतोषी माता पिक्चर के अंदर उसको दिखाया गया। ये हमारे इंदौर के लिए बहुत बड़ा, और मालवा में झांकियों का एक कारवा वहां पर भी प्रसिद्ध हुआ, जो आज पूरे देशव्यापी रूप से चल रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो ये बात हुई कि गणेशोत्सव की शुरुआत जो हुई है वो आजादी के परवानों के मिलने, मेल मुलाकात और विचारों को प्रदर्शित करने के लिए हुई। और जो झांकियां तब बनाई भी जाती थी, जैसा कि आपने बताया भी है, उसमें कहीं ना कहीं कोई संदेश होता था आपसी विचारों का, अपनी दुर्दशा का, और
आज़ादी में हम किस तरह भाग ले सकें, उन सब चीज़ों का वो सब था उसमें। और वो जैसा आपने कहा भी है कि जो झांकियां बनती थी, हर मिल की ये कोशिश होती थी, हर मंडल की ये कोशिश होती थी कि वो कहीं लीक ना हो जाए कि हमने क्या बनाया है ना। सब अपने अपने को अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते थे। वो एक समय था जब दुर्दशा पे बात होती थी, लेकिन अब आज जो झांकियां बनती है वो हमारी उपलब्धि पे बनती है, देश की उपलब्धि पे बनती है। तो उस समय में और अभी में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा दुख हो गया है, और मैं चूंकि बरसों से 1992 से 30-32 सालों से काम कर रहा हूं इस क्षेत्र के अंदर, जबकि मुझे कोई इसमें कोई लाभ या हानि नहीं है, लेकिन एक परंपरा की लड़ाई में लड़ रहा हूं। पहले जो विषय होया करता था वो विषय ऐसा होता था कि हमारी हर चीजों को दर्शाता था, हमारी मानवीयता दर्शाता था, लोगों से जुड़ा होता दूरदर्शा पब्लिक से, लोगों से जुड़ा होता था और वो सत्यता दिखती थी। आज झांकियों में क्या हो गया, बने बनाए पुतले आने लग गए। अच्छा। हमारे यहाँ पे आज से 20 साल पहले झांकी का स्वरूप बदलना चालू हो गया। उसके अंदर फूलों की झांकी बनने लग गई। फिर हमारे यहाँ एक कलाकार और आ गए, उन्होंने थर्माकोल पे झांकी बनाना चालू कर दी। तो जो मिट्टी की कला थी, जो माटी से जुड़ा हुआ था, वो दबाव कम हो गया और पुतलों ने उसका रूप ले लिया। इसलिए झांकी में, पहले की झांकियों में और आज की झांकियों के अंदर इतना फर्क पड़ चुका है कि अब हम पुतलों के रूप में देखते हैं और पहले कला के रूप में देखा करते थे। मतलब पहले जो भी झांकियां बनती थी उसमें मौलिकता होती थी, क्रिएटिविटी होती थी, विचार होते थे, कुछ अपनी योग्यता, हुनर को प्रदर्शित करने वाली चीजें होती थी। और आप जैसा कह रहे हैं कि अब हमें चूंकि रेडीमेड का जमाना है, सब चीजें बनी बनाई मिल जाती है, तो कुछ पुतले ले लिए, थर्माकोल ले लिया, इस तरह के ये चीजें ज्यादा हो गई है। तो इसमें क्या सोचते हैं आपकी, क्या किस तरह का, क्या हमारे परंपरा को जीवित रखा जा सकता है? जीवित हो चुकी थी, सब परेशान हो चुके थे जी। तो शासन ने इसमें सहयोग देना प्रारंभ किया कि भाई मजदूरों ने मांग करी, मिलों कमेटियों ने मांग करी कि भाई हमें शासन मदद करे, तो उनकी मदद से झांकियां निकलने लगी। लेकिन अब क्या होती है कि जो आर्थिक व्यवस्था है उनको बहुत लेट पहुंचती है। अच्छा। भाई झांकी बनाना है, एक झांकी में बनने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है, और कम एक एक मिल 2-2, 3-3 झांकियां निकालती है। फिर उसमें लाइट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, ट्रैक्टर की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और सारे मजदूरों की व्यवस्था करने में लाखों रुपया उनका खर्च हो जाता है। तो ऐसे में कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी इसमें हाथ बढ़ाना प्रारंभ किया है, और वो हाथ बढ़ा के प्रारंभ के कारण अब झांकियों को मदद मिलने लगी है। और मजदूर लोग ने यह संकल्प ले लिया है कि हम जब तक ये झांकी कारवां चलता रहेगा और ये मालवा की परंपरा को हम जीवित रखेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मिल तो सारे बंद हो चुके हैं लगभग इंदौर शहर में, लेकिन वो मिलों के मजदूर, उनके परिवार जो उस मिलों से जुड़े थे, उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा है। और आर्थिक मदद न होने के बावजूद उन्होंने चंदे पर भी कई वर्षों तक ये झांकियों का निर्माण किया। अब से विभिन्न लोग जो हैं इन झांकियों को आर्थिक मदद करने लगे, और उसके पीछे कारण यही है कि ये परंपरा कहीं खत्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। हाँ, लुप्त ना हो जाए, इसलिए हमें इस झांकियों को बढ़ावा देना है। हमने विगत 22वां हमारा मालवा रत्न अलंकरण है, हमने उन कलाकारों को बढ़ाने के लिए एक प्रयास जरूर हमने किया है कि एक झांकी कलाकार का हम चयन करते हैं। अच्छा। कि जो लगातार चलित झांकियों का निर्माण कर रहा है, जब वो निर्माण करता है तो उसको चयन करके फिर हम उसका मालवा रत्न नाम देते हैं, चूंकि मालवा की परंपरा है। 6 मिलें इंदौर में थी, 6 मिलों के अंदर जो कलाकार काम करते हैं उसमें हम उनको एक मालवा रत्न अलंकरण गणपति जी बैठते हैं उसके पहले देते हैं, तो जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। ये नेताजी सुभाष मंच के माध्यम जो आपने बनाया हुआ, जो हमने 1980 में इस मंच का बनाया हुआ है। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारी सांस्कृतिक और हमारी जो रचनात्मक गतिविधियां इंदौर शहर की, मालवा की है, वो कम ना हो जाए। और जिसमें सबसे बड़ा उत्सव तो हमारा गणपति उत्सव है जी। आप विश्वास करें ना करें, कोविड जैसी स्थिति में भी हमने मालवा रत्न अलंकरण दिया। अच्छा। सब लोग मुंह पे पट्टियां बांधे हुए तो सब थे, लेकिन हम खुले रूप में गए। हमने कहा ऐसा नहीं हो कि वो कलाकार का मन टूट जाएगा, हमने कलाकार के घर जाके सम्मानित किया। तो 22 साल तो हमारे मालवा रत्न अलंकरण, मतलब 22 अलग अलग कलाकारों को आप अभी तक हमने दे दिया 22 सालों के अंदर। उसमें हम लोग एक चांदी का रथ देते हैं। अच्छा। और साथ में शाल, श्रीफल, अभिनंदन, और साथ में उनको भोजन भी देते हैं।
और फिर उस कलाकार का मनोबल टूटे नहीं, इसलिए उसको आर्थिक मदद करने के लिए भी हम साथ में लग जाते हैं। तो ये कलाकार जो होते हैं सब पुरुष ही होते हैं या स्त्रियां भी इसमें शामिल हुई? हाँ सर, ये बहुत अच्छा आपने बताया। कल ही एक बड़ा अच्छा संयोग बना है कि इंदौर में एक स्वाति लवंगड़े एक कलाकार है जो विगत 11 सालों से झांकी बना रही है। हुकमचंद मील की झांकी का निर्माण एक पहली महिला कलाकार है जिसके द्वारा झांकी बन रही है। अच्छा। और वो हुकमचंद मील की झांकी कलाकार है। हमने उसको मालव रत्न अलंकरण देके विभूषित किया। तो क्या वो इस वर्ष भी झांकी बना रही हैं? इस वर्ष भी हुकमचंद मील की झांकी का वो निर्माण कर रही है और रात भर झकती है, पूरे तरीके से समय देती है और पूरी झांकियों के लिए काम करती है। हर बार एक नया विषय लेकर आती है और पब्लिक उसको पसंद करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्त्री के रूप में घर परिवार को भी देखना और रात रात भर जाग कर झांकियों का निर्माण करना वाकई एक बड़ी बात है और वो सम्मान के अधिकारी भी हैं उसके। इसीलिए हमने पहले, चूंकि माँ देवी अहिल्या का 300वां वर्ष चल रहा है जी, तो इसी तहत एक मातृशक्ति को सम्मान करके हम समझते कि हमने उनका सम्मान नहीं किया, हमने हमारा किया जी, और हम गौरवान्वित हुए हैं। तो स्वाति लवंगड़े के साथ साथ एक नई परंपरा मैं समझता हूं अब चालू होगी कि और अन्य स्त्रियां भी जो घर में दबी हैं, कलाकार हैं, अपनी कला को दिखा पाएंगे। आने वाले वर्षों में अब हम ज्यादा ध्यान देंगे इन मातृशक्तियों के पीछे कि अभी स्वाति लवंगड़े ने तो क्या ही है, लेकिन और अन्य महिला भी आ जाए जो कलाकार हैं, तो उनको भी हम मंच प्रदान करेंगे और उनको भी मदद करेंगे इसमें। चूंकि आप गणेशोत्सव से जुड़े हैं और ये एक बड़ा समारोह भी होता है, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ये बताना चाहेंगे कि ये कहाँ से शुरू होती है झांकियाँ इंदौर में और कहाँ खत्म होती है और किस तरह क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? देखिए, झांकियाँ सारे मीलों से निकलकर 2-2:30 बजे से निकलना प्रारंभ होता है उनका। कहाँ से शुरू होती है? और दरगाह चौराहा जेल रोड पे जो सेंटर जेल है, अच्छा, जेल के पास में एक दरगाह बनी हुई है, दरगाह चौराहा कहते हैं, वहां पर झांकियाँ आके खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, 4 बजे उनका कलेक्टर द्वारा और मीलों की कमेटियों के द्वारा उनका पूजन होता है। उसके बाद में शाम होते के साथ ही झांकियों की परंपरा की शुरुआत जेल रोड चिमन बाग से होते हुए एमजी रोड आती है, एमजी रोड से सब्जी मंडी जाती है, सब्जी मंडी से जवाहर मार्ग जाती है, जवाहर मार्ग से राजबाड़े के आगे से निकलकर वो अपने वहां से निकल के खजूरी बाजार होकर राजबाड़े से होकर फिर चिमन बाग में उसका समापन होता है। अच्छा, वापसी भी वहीं पर वापसी होती है और फिर वो अपनी अपनी मीलों के अंदर जाकर मीलों की झांकी खड़ी हो जाती है। और जो लोगों ने झांकियां नहीं देखी हैं, एक दिन बाद 3 दिन तक हर मील अपनी झांकियों का प्रदर्शन के लिए रखते हैं अपने मीलों में, अपनी मीलों में, ताकि 3 दिन बाद जो लोगों ने नहीं देखी वो जाके उसको देख सकते हैं। मतलब जो समारोह में शामिल ना हुआ है वो उन मीलों में जाकर भी झांकियों को निहार सकते हैं। ये हमारा उसका पूरा रूट बना हुआ है जी। और इसी में कहीं से कोई भी कटता नहीं है, बरोबर चलती है। झांकियाँ जो 4 बजे से 5 बजे से चालू होती है, तो सुबह पिछली बार का मैं आपको बताता हूं कि सुबह 7 बजे मेरे मंच पर झांकी आई है। अच्छा, तो मैंने उसमें कलेक्टर साहब से हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि हर झांकी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी लगाए जाए, पुलिस की व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि झांकियों कारवा रुके नहीं, समय पर निकल, क्योंकि समय पे निकल जाएगी तो लोग उसको देख लेंगे। क्योंकि हर कलाकार चाहता है कि मेरी कला को मैं सामने पब्लिक के बीच में होता हूँ। इसमें एक निर्णायक मंडल भी शासन के द्वारा बनता है। वो निर्णायक मंडल झांकियों को देखता है, अखाड़ों को देखता है और उस पर अपना निर्णय देता है। तो उसको फिर ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे वो लोग सम्मानित करते हैं। जो विभिन्न तरह के जो सामाजिक संगठन होते हैं वो भी अपने मंच लगाकर सम्मानित करते हैं और कोई पानी की व्यवस्था करता है। और हम कॉलेज के दौरान एनएसएस और एनसीसी से ब्लड डोनेशन कैंप और फर्स्ट एड का कैंप भी लगाया करते थे, जो आप बता रहे हैं कि जहाँ से शुरुआत होती है दरगाह चौराहा, जैसे आप कह रहे हैं डीआरपी लाइन के आसपास हमारा कैंप लगा करता डीआरपी लाइन। तो ऐसे बहुत सारे संगठन भी मदद करते हैं, तो वो भी सम्मानित करते ही होंगे? नहीं, वो क्या है कि जब झांकियाँ निकलती है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 150, 200, 250 के लगभग मंच लगते हैं, स्वागत मंच। तो जब कारवां निकलता है तो झांकियों के कलाकारों को, मीलों की कमेटियों को सम्मानित करते हैं। साथ में जो अखाड़े हैं,
हमारी परंपरा अनुसार वो अखाड़े अपना प्रदर्शन करते हैं, उन सभी कलाकारों को भी सम्मानित करते हैं। और इंदौर शहर में एक हमारा सुभाष मंच एक ऐसा मंच है जो नगद राशि भी प्रदान करता है, इसलिए कि वो जो अखाड़े के कलाकार हैं, जो मेहनत बच्चे करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान पत्र भी देते हैं, स्मृति चिन्ह भी देते हैं और नगद राशि भी देते हैं हम लोग, जी, ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे। और जगह जगह पर पानी की व्यवस्था है, जगह जगह कुछ लोग खाना बांटते हैं, कुछ लोग पानी को रखते हैं, इसे कई तरह की सुविधाएं हैं आम पब्लिक के रूप में। इस कार्रवाई के लिए लोग जितना यथासंभव, मालवा के लोग बड़े दिल वाले हैं, वे सब इस परंपरा के लिए काम करते हैं। जी जी जी। ये तो हुई बात गणेशोत्सव की, समारोह की। मदन परमालिया जी, ये बताएं कि जैसे कि आपसे शुरू में बात हो रही थी कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि किस तरह आपके जो माता पिता हैं वो इस आज़ादी के आंदोलन में शामिल रहे हैं। मैं केला देवी मंदिर के पास में एक अटा करके गांव है राजस्थान के अंदर, वहां से मेरे माता पिता दोनों ने निर्णय लिया कि हमें कुछ क्रांति में भाग लेना है। क्योंकि देश में अंग्रेजों का शासन राज था, तो उसके लिए दोनों माता पिता ने लड़ाई लड़ने के चक्कर के अंदर वो आने में, वो राजस्थान में जब पुलिस उनके पीछे पड़ गई तो वहां से वो सीधे इंदौर आ गए। अच्छा। ट्रेन में बैठ के यहाँ पर आने के बाद में पिताजी भूमिगत रहे, भूमिगत रहने के बाद में देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में पेट में खाने के लाले पड़ने लगे, बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए, तो पिताजी ने कल्याण मिल के अंदर नौकरी करी। अच्छा। 7 किलोमीटर पैदल जाते थे, 7 किलोमीटर वापस आते थे। माँ ने हिंदुस्तान टाइल्स हमारे इंदौर में हुआ करती थी, उसके अंदर काम किया और उससे हमारा लालन पालन किया। मेरे दिल में जज्बा ऐसा जागा कि जब मेरे माता पिता ने अपने परिवार को, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ के देश आजादी में भाग लिया, तो मैं भी कुछ क्यों ना करूं। खजराने चौराहे के पास में एक वो था, टाटा एक्सपोर्ट का ऑफिस था, कभी आपको याद हो तो। टाटा एक्सपोर्ट का ऊपर ऑफिस था और नीचे मिलिट्री भर्ती का ऑफिस था, उसमें मैं जाके भर्ती हो गया और मुझे मिला ईएमई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहां पे जाके मेरी पोस्टिंग हुई। मैं यहाँ से आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में गया और वहाँ भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में मेरी जो माँ थी, उनका दिल यह था कि एक बेटा मेरा समझदार है, 3 भाई बहन थे हम, तो बोला ये भी चले जाएगा तो क्या होगा। कुछ समय देकर मैं वहाँ से जाट रेजिमेंट से निकल कर आया। मेरे कर्नल थे सरदार SS सोही जी, उनके नेतृत्व में मैंने मिलिट्री की थोड़ा सा वो भी दीक्षा भी ली। फिर वहां से आने के बाद में नेताजी सुभाष को अपना आदर्श मानता था। अच्छा। नेताजी सुभाष मंच फिर हमने 1980 में उसका गठन किया और उसके बाद अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो संगठन है पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, उसका मैं मध्य प्रदेश का मुझे अध्यक्ष बना दिया गया, उत्तराधिकारियों का। अच्छा। जो सेनानी थे उनके बच्चों का एक संगठन है, उत्तराधिकारी संगठन परिवार का। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों का देहांत होता है, कुछ होता है, तो प्रोटोकॉल के तहत उनको राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार का जिम्मेदारी मुझ पे आती है। तो शासन को साथ में लेकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं और आखिरी में जो भी पैसा उनके अंतिम संस्कार में लगता है वो 4000 रुपए की राशि भी उनके खाते में डलवाता हूँ। उसके बाद में मेरा वहां से मेरा दायित्व खत्म होता है। तो ये जज्बा क्रांतिकारी परिवार से हूँ, सेनानी परिवार से तो आज भी है और आज भी जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके लिए मैं आज भी लगातार काम कर रहा हूँ। अब इंदौर में मात्र 2-3 स्वतंत्रता सेनानी रह गए हैं। अच्छा। एक है नरेंद्र सिंह जी तोमर ग्राम पिवड़ाई के अंदर, जो 102 साल के हो गए हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में नरेंद्र सिंह तोमर साहब का सबसे बड़ा योगदान, जिनको 2 वर्ष की सजा हुई। अच्छा। इंदौर जिला जेल, मंडला जिला जेल, सारी जेलों के अंदर वो 3-3 महीने रहे। इसके बाद में 1 साल का उनको वहां से जिला बदर कर दिया गया था। पहले सेनानी ऐसे थे कि जिनको जिला बदर किया गया। तो सबसे बड़ा मालवी के कवि और गायक बाद में बने वो, और इंग्लैंड में उनका जो बेटा डॉक्टर है वहां जाकर मालवी भाषा का प्रचार प्रसार किया और वहां पे भी गीत गाए। अच्छा। ऐसे क्रांतिकारी हमारे इंदौर में स्वतंत्रता आंदोलन में 772 थे। 772 स्वतंत्रता संग्राम। इंदौर में तोमर साहब के अलावा भी और कोई है? तोमर साहब के सामने बसंती लाल जी पांडे हैं, जिनकी उम्र करीबन 100 साल के आसपास है। 2 सेनानी है, वो चंद्रावतीगंज के हैं, ये पिवड़ा के हैं। अच्छा। इंदौर में अभी मेरी
कलेक्ट्रेट से फ़ोन आया, मुझे पूछा गया कि साहब आप कितने बचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ लिस्ट तो है, लेकिन मेरी जो है, मुझे जितना मालूम है उतना 2 सेनानी बचे हैं। जी 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 बाकी 772 सारे के सारे परलोक सिधार गए हैं। जी अब सिर्फ उनके बच्चों का संगठन बन रहा है, जी। तो अब हम लोग उनके लिए काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये एक अच्छी बात है कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों का एक संगठन चला रहे हैं और सभी में देशभक्ति जगाने का एक कार्य कर रहे हैं, एक जज्बा पैदा कर रहे हैं, और कहीं उनमें किसी तरह की कोई दिक्कतें आती तो आप उसको हल करने के लिए भी मदद करते हैं आपके मंच के माध्यम से। और आप हमारे स्टूडियो में आए और गणेशोत्सव के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इतनी अच्छी बातें आपने की है, निश्चित ही दर्शकों को जानकारी में वृद्धि हुई होगी। इसी के साथ हमारा इंदौर डायरी का समय समाप्त हो रहा है, तो हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में आप सभी दर्शकों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।